Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे बेसिकली पेपर एक डिस्कस करेंगे. अच्छे क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के. और कल से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाना मैं स्टार्ट करूंगी. आज हम पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं, है ना. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ये 3 बजे होना था बट नहीं हो पाया. उस टाइम आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. बाकी सब ठीक है, अभी सारी क्लासेस ठीक से चल रही हैं. होपफुली कल से हम दोनों ही टाइम मिलेंगे. मेरी पूरी कोशिश है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिल पाएँ इस दौरान उतना ही बेहतर होगा. स्टार्ट करते हैं. पेपर नहीं बताऊंगी कौन सा है, नहीं तो आप में से कई लोगों की इच्छा हो जाएगी आंसर्स टीपने की. इससे अच्छा है कि आप आंसर्स को निकालें, पढ़ें, समझें क्वेश्चन पेपर को और तब जाकर के आगे बढ़ें. कल से ये टाइप करा दूंगी मैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना. ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में. कई लोगों को दिक्कत इसलिए भी होती होगी क्योंकि उनको पेपर से पढ़ने की आदत अभी है नहीं. ठीक है बात. कोई दिक्कत परेशानी इस बात में हो तो मुझे बता दो. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. जूम करना हो तो बता दो. हल्का सा जूम कर देती हूँ, आपको दिक्कत कम होगी जूम करने से. बस ठीक है मेरे ख्याल में इतना तो. इससे ज़्यादा और क्या बच्चे की जान लोगे. ये थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन ही विजिबिलिटी कम है इसकी. देखो एक बार फटाफट से देखो. पहला क्वेश्चन है टू स्टूडेंट्स. पहले तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे कुछ 30 क्वेश्चंस को. होपफुली आप अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, जूम कर दें. और कितना जूम कराओगे. देखो, टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट्स मीनिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम. मतलब दो बच्चे एक पैसेज को पढ़ते हैं एक साथ. मान लीजिए कोई भी सीटेट में पैसेज आया होगा, आपके आएगा ही. 4 पैसेज निश्चित हैं, है ना. तो आप पैसेज पढ़ते हैं 2 लोग और दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग है. या 36 लोग पढ़ते हैं और कई डिफरेंट तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं. इसका क्या कहें, निहितार्थ निकालते हैं या अर्थ लगाते हैं अपने अपने तरीके से. ठीक है बात. कोई भी 2 लोग एक गाना भी सुनते हैं तो वो गाना भी 2 लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं उसका. इसका मतलब क्या हुआ या कौन सी एक बात इस विषय के बारे में सही है. पहला ऑप्शन है इट इज नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज. मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीनिंग तो एक ही होगा. ऐसा होता है कि नहीं, लिटरेचर में ऐसा नहीं होता. फिर है इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज. ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपना अर्थ समझे अपने अनुभवों से जोड़ करके. फिर है इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज. ये भी कोई बात हुई, अगर बच्चे ने पढ़ के समझ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज. ये बात बिल्कुल पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि अलग अलग तत्व जो हैं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और क्योंकि 2 बच्चे अलग अलग माहौल में अलग अलग सोच के साथ बड़े हो सकते हैं तो वो सेम चीज को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं. इट इज पॉसिबल, ये बात संभव है, इसलिए सी ऑप्शन सही है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग. ये तो मीनिंग मेकिंग और इससे ज्यादा क्या होगा कि बच्चे ने अपना अर्थ अपने अनुभव से जोड़ के उसने अपने आप को इंटरप्रेट किया है. इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए किसी को भी. ठीक है बात. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर. यानी एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो अधिगम है वो अपने स्वरूप में कैसी और कैसी है, ये पूछा है हमसे. फटाफट से बताइए तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर 2 ये है लिखा हुआ. भाई एनसीएफ के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है. एक तो सिंपल बात है, क्या होगी, एक्टिव तो होगी ही होगी. पैसिव का तो मतलब ही नहीं है. बच्चे को सक्रिय रहना जरूरी है. दूसरी एक बात ये क्या है, सोशल है. सिंपल का पता नहीं हमें बट सोशल जरूर है. लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ऐसा जॉन डुई भी मानते हैं और एक ही कैरेक्टरिस्टिक भी है लर्निंग का. पैसिव कभी नहीं हो सकती. सिंपल कहना एक बेवजह की बात होगी. सिंपल ही सब कुछ होता तो कॉम्प्लेक्स तो होता ही नहीं, तो ये भी हट जाएगा. पैसिव बिल्कुल नहीं होगी. सोशल ठीक है लेकिन पैसिव गलत है तो कोई भी एक गलत है तो गलत हो जाएगा. एक्टिव और सिंपल फिर से गलत. लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर. मतलब समाज में, समूह में, ग्रुप में सीखना ज्यादा बेहतर है और बच्चे का एक्टिव होना इज इंपॉर्टेंट या मस्ट कहेंगे हम मीनिंग मेकिंग की प्रक्रिया में. आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार क्या कहता है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स, यानी विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक क्या करे कि बच्चा क्या है, एक इंडिपेंडेंट थिंकर बने, अपनी प्रॉब्लम्स का खुद से सॉल्यूशन निकाल पाए और एक प्रभावी अधिगमकर्ता बने, एक अच्छा सीखने वाला बने। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके सामने है, रिवॉर्ड्स ऑफर करे, बच्चों को ये सिखाए कि वो अपनी लर्निंग को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में, ये वो देख पाए। या फिर गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में ही इंफॉर्मेशन दे। या फिर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू, देखो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने से बेहतर है कि बच्चा खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बने। तो हम क्या कह सकते हैं, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स, बेहतर अधिगमकर्ता बने बच्चा और स्वतंत्र रूप से सोच पाए स्वयं। रिवॉर्ड से कुछ नहीं होगा। गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, इंफॉर्मेशन देने से क्या मतलब बहुत अच्छा वो लर्नर बन जाएगा, है ना, सिर्फ इजियर और रिकॉल याद रखने के लिए, जी नहीं। आप क्या करेंगे, जिसमें बच्चा एक्टिव है वो सबसे बेहतर है। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, वो अपने ही अधिगम को कैसे उसका अनुवीक्षण करें, कैसे वो देखें। जैसे आप अपने आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे, आप देखते होंगे, समझते होंगे, खुद से कई बार किसी और से कहते होंगे, अपने भाई बहन से, अच्छा मुझसे ये टॉपिक सुन ले, है ना, आपस में एक दूसरे से पूछते होंगे। मतलब आप अपने लिए जिम्मेदार जिस दिन बन जाएंगे तो दुनिया में किसी और की फिर जरूरत बचेगी नहीं। मतलब टीचर, पेरेंट्स, कोई भी सब फैसिलिटेट कर सकते हैं, सीखना स्वयं की जिम्मेदारी है। तो जब बच्चा खुद को मॉनिटर कर पाए, खुद की प्रोग्रेस को। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्या समाधान की जो क्षमताएं हैं वो बच्चे में आ जाएं, एक शिक्षक ऐसा चाहता है या चाहती है, ठीक है। द स्टूडेंट शुड बी एंगेज टू एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व, कैसी एक्टिविटी में बच्चों को आप इन्वॉल्व करेंगे यदि आप चाहते हैं कि वो एक समस्या समाधान करता बने, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में सामने आए, ठीक। क्या करेंगे आप, कैसी एक्टिविटी देंगे? ऐसी एक्टिविटी देंगे जहां बच्चा एक्टिव है। अपना तो एक ही फंडा है, बच्चे को एक्टिव रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा सीटेट में या पेडागोजी में। जहां बच्चा एक्टिव, हम उसके साथ जाएंगे। देख लो कहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू में क्या बच्चा एक्टिव है, उसका बस रिकॉल पावर की जरूरत है। रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये वर्ड बहुत अच्छे नहीं माने जाते। ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक बार को ठीक है, लेकिन इससे ऑप्शन अगर बेहतर हमारे पास इंक्वायर करने का है, रीजनिंग का है, डिसीजन मेकिंग का है, तो ये तो 1000 गुना बेहतर ऑप्शन हो गया सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस से। तो बात यह है कि सबसे बेहतर कौन है ऑप्शन में, ठीक। तो बच्चे को क्वेश्चनिंग आ जाए, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेने की क्षमता यदि आ जाए, तो ऑब्वियसली वो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता ऑटोमेटिकली बन जाएगा और देश के लिए भी एक बेहतर चीज बनेगा ऐसा बच्चा, ठीक है। बात इसी बात पे लाइक शेयर करके ही सेशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नोइंग द नाइव कॉन्सेप्शंस, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल पूछा जाता है। एक पेपर आप मुझे दिखा दो पिछले 5 साल में जहां पे ये ना आया हो। कभी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस के नाम से आएगा, कभी नाइव कॉन्सेप्ट्स के नाम से आएगा, कभी आजकल तो मिसकॉन्सेप्शन या पता नहीं क्या क्या कई नाम इसके हो गए हैं, है ना। फटाफट से बताओ, कमेंट्स कैसे पढ़ सकती हूँ भाई, इतने सारे कमेंट्स कैसे पढ़ूं बताओ आप। बैच में ही आजकल इतने सारे लोग हो गए हैं, उधर करियर विल पे भी, वहां भी दिक्कत आ रही है कमेंट्स पढ़ने में, बट फिर भी कुछ हद तक पढ़ लिए जाते हैं, काफी हद तक, क्योंकि कुछ लोग किसी किसी दिन छुट्टी मार जाते हैं। देखो एक बार, हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, बिल्कुल सही बात है। नाइव कॉन्सेप्शन का मतलब है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, कुछ ऐसी धारणाएं बच्चा बना लेता है जो उसको लगता है सही है, कि जब मैं चलता हूं तो जब ट्रेन में मैं जाता हूं तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। तो ये जो नाइव कॉन्सेप्शंस हैं, आपको यदि पता होगा कि बच्चे ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, तो आप अपनी टीचिंग को उसी तरीके से प्लान कर पाएंगे, अपने लेसन प्लान को अच्छे से बना पाएंगे, ताकि ऐसी कोई धारणा बच्चे की बाकी ना रह जाए, कोई है तो वो खत्म हो जाए, उसको प्रॉपर नॉलेज देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर का पर्पस नहीं करता या आप बच्चों के मोरल को डाउन कर देंगे या ये हैम्पर करेगा, बल्कि अगर आपको ये पता चल जाए बच्चे गलतियां कौन सी करते हैं तो आपको हेल्प होगी। अगर एरर आपको पता हो तो आप अगली बार उसको सही तरीके से डील कर पाएंगे, प्लानिंग ऐसी करेंगे कि उसका कोई डाउट बाकी ना रहे, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। शिक्षक बच्चों से और बच्चे शिक्षक से सीखते हैं, ये बात निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो है यानी फैक्टर अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है किसको, अधिगम को, लर्निंग को। बताइए, लर्निंग क्या है? एफर्ट और प्रैक्टिस के थ्रू व्यवहार में परिवर्तन, एक सबसे आसान क्या कहेंगे, डेफिनेशन कहेंगे हम लर्निंग की। बताइए फटाफट से आंसर कीजिए।
जल्दी जवाब दीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। 6th का ए कह रहे हैं आप लोग, मतलब ABCD। क्या ABCD गा रहे हो? मोटिवेशन बच्चे की, बिल्कुल। अगर बच्चे का, ये पर्सनल फैक्टर में आएगा, बच्चे की जो मोटिवेशन है वो लर्निंग को प्रभावित करेगी। यदि आप मोटिवेटेड ही नहीं है तो मैं क्या, खुद ईश्वर उतर करके आ जाए वो भी नहीं सिखा सकते। ठीक, ये पहली शर्त है सीखने की। मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही बात है। यदि कोई बच्चा, अगर आप 8 साल के बच्चे को ये चैप्टर सिखा रहे होंगे तो उसको कहां से आएगा? वो मैच्योर ही नहीं है, वो परिपक्व भी नहीं हुआ इस टॉपिक के लिए अभी। फिर है टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जो मेरा तरीका है। आप कैसे कह देते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है? मतलब जो स्ट्रेटेजी है किसी भी एक व्यक्ति की जो आपके साथ डिस्कशन में है टीचिंग के, वो भी मैटर करेगी, है ना। फिर है फिजिकल एंड इमोशनल, और फिर इंडिविजुअल लर्नर्स का सीखने का तरीका भी अलग है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही बात है। ये पर्सनल फैक्टर में आता है कि बच्चा यदि शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, इमोशनली ठीक नहीं है, कोई डिप्रेस्ड ही है, किसी को कोई परेशानी ही है, किसी घर में कोई दुर्घटना घट गई है, कैसे दिमाग में चीजें जाएंगी? प्रभावित करेगी लर्निंग। तो ये लर्निंग को प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं, चारों के चारों सही हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, शिक्षण युक्तियां, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण या अभिप्रेरणा। मीनिंगफुल लर्निंग इज, सार्थक अधिगम पे ही हम पूरे एनसीएफ में और पूरे सीटेट में फोकस करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी? वो लर्निंग जो लाइफ से जुड़ी हो, जिसका कुछ अर्थ हो, जो रटना या रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग पे डिपेंडेंट ना हो। दीदी चरण स्पर्श, अच्छा धन्यवाद। बताइए जल्दी फटाफट से, बहुत छोटी हूं मैं, बताओ एक बार। ऐसी भारी बातें मत कहा करो, डर जाती हूँ। मीनिंगफुल लर्निंग इज पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। देखो, SR बॉन्ड को मीनिंगफुल नहीं कहेंगे, उसको तो रोट कहेंगे। आदत डलवा दी ना आपने, आदत डलवा दी कि जैसे ही घंटी बजेगी कुत्ते के मुंह से लार आएगी, क्योंकि खाना आने वाला है ना। इमिटेशन ऑफ अडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स, सिर्फ नकल उतारना कभी भी मीनिंगफुल नहीं है, ये फिर से रटने वाली बात आ जाएगी। ठीक। पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन, पैसिव तो बच्चे को करना ही नहीं है। ठीक, ऑप्शन 4 ही बचा। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उससे जब मैं आपको चैप्टर जोड़ के पढ़ाऊं और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ पाए, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। तब वो सार्थक है, तब वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तब वो आपने याद नहीं किया, उसको समझा है आपने, तब वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तब वो नॉलेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, Which of the following is not one of the primary tasks of a teacher for effective student learning? यानी शिक्षक का मुख्य या प्राथमिक कार्य नहीं है बेहतर अधिगम के लिए, बेहतरीन लर्निंग के लिए। फटाफट से आंसर कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिडक्टिक मैनर, यानी उपदेश के रूप में बस भर दो, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दो। या फिर नोइंग द कॉन्सेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लास, उन धारणाओं को जानना जो बच्चे लेकर के आते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, ये बात भी सही है, जो हायर लेवल थिंकिंग, उच्च स्तर का जो सोच जिनमें बच्चे की लगे, ऐसे क्वेश्चंस आप देंगे उसको। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इंप्रूव देयर ओन लर्निंग, ये तो हमने अभी समझाता, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन नॉट लिखा हुआ है, यानी अच्छा तरीका कौन सा नहीं है सिखाने का, तो हम बिल्कुल कहेंगे सिर्फ इंफॉर्मेशन को भर देना, ट्रांसमिट कर देना, पास ऑन कर देना, उपदेश देकर के सूचना प्रदान करा देना, ये बिल्कुल भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। इसको हम एक प्रभावी तरीका नहीं कहेंगे सीखने और सिखाने का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रही हो तो बता देना, मेरी स्पीड बहुत तेज हो जाती है अगर मैं चाहूं तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बट आजकल मैं काफी मूड में हूं लंबे डिस्कशंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, यानी विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात गलत है। कल से आपको क्वेश्चंस बिल्कुल टाइप्ड मिलेंगे, देखने में दिक्कत आपको नहीं होगी, बताओ एक बार। यार SST और साइंस नहीं लेती हूं मैं। इनकरेक्ट बताइए, कौन सी एक बात इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता और अधिगम दोनों पे आधारित है डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, रिलेटेड है लर्निंग और मैचुरेशन से। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है, आनुवंशिकता और वातावरण के ही कारण सारी चीजें साइकोलॉजी में हो रही होती हैं। फिर है एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात तो समझ में आ रही है कि वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी सही है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, गलत, नॉट लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन को आप, 3 इडियट वाले कान खड़े करके तब आंसर देना है, बहुत ध्यान के साथ। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों होता है और मेनली क्वालिटेटिव होता है।
तो आप डेवलपमेंट यानी विकास के हर एक पक्ष को मेजर यानी मापन नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हो, असेस कर सकते हो, बट विकास के सभी पक्ष मापन में नहीं आ सकते। जो वृद्धि के पक्ष हैं वो सब आ जाएंगे, तो इसलिए ये गलत है। डी ऑप्शन बिल्कुल सिरे से नकारेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। दो ही चीज हैं जिन पे पूरा आपका बाल विकास चलता है, एक है हेरिडिटी जिसको नेचर लिख देगा कभी कभी, दूसरा है एनवायरमेंट जिसको नर्चर लिख देगा। ठीक, तो हम कहेंगे नेचर और नर्चर या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, जो अन्योन्य क्रिया है, वही है सारी फसाद की जड़ या अच्छाई की जड़। अगर हम बात करें बच्चे के विकास में, ये दो ही फैक्टर हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, स्कूल और सामाजिकरण के बारे में कौन सी एक बात सही है? इस बात का जवाब आप हमें देंगे और हम आपको देंगे, बताइए। क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे ना? आज टाइम भी दे रही हूं मैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बस भाषा बदली है, टॉपिक वही है। स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट, कोई कह रहा है ए ऑप्शन, चलिए मान लेते हैं, बाकी के ऑप्शन चेक कर ले। स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल, अरे कैसे नहीं प्ले करेगा भाई? स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल, किसने कह दिया? स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट, ये भी बात गलत है। फर्स्ट प्राइमरी एजेंट कौन है? फैमिली है भाई। प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन का परिवार, और सेकेंडरी में सबसे मुख्य है स्कूल। तो ये सेकेंडरी है, या हम कहें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एजेंट है, बल्कि हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन बहुत बड़ा रीजन है स्कूल भेजने का बच्चे को, नहीं तो पढ़ाई तो आप घर में भी करा सकते थे। तो सोशलाइजेशन तो बहुत बड़ा रीजन है, इसीलिए आप ऑफलाइन क्लासेस में भी जाते हैं, क्योंकि चार लोग साथ में बैठ करके या लाइव में भी कुछ हद तक सोशलाइजेशन हो पाता है, सब मिल करके आंसर कर रहे हैं, है ना, और लाइक शेयर करते नहीं है फिर भी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, Which of the following statements is correct about Jean Piaget's theory of cognitive development, यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विषय में। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, अगर ना देखी हो यहीं यूट्यूब पे ही देख लेना, आराम से देखा हुआ है। बताओ एक बार, फटाफट से आंसर करो। पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। पियाजे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, क्योंकि ये स्टेजेस में होता है। इसके ऐसा नहीं है कि स्टेजेस की कोई जरूरत ही नहीं है, इंस्टेड नहीं कह सकते हम कि स्टेजेस की आवश्यकता नहीं है, स्टेजेस मस्ट है, और उन्होंने 4 क्लियर कट स्टेजेस दी भी हुई हैं। ठीक है, 4 क्लियर कट स्टेजेस उन्होंने दी हुई हैं। पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट, 5 नहीं 4, क्या है, FOUR 4, 4, और वो 4 कौन सी स्टेजेस हैं? SPCF। एस का मतलब सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी आपका क्या बोलते हैं, गत्यात्मक विकास जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष, कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 के बाद, जिसको हम कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक। द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। ये बात तो सच है, आप स्टेज को मिस नहीं कर सकते, हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है और एक सीक्वेंस में है, इनवेरिएंट है, बदलाव संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कल्चर के अकॉर्डिंग स्टेजेस को बदल दो, ऐसा पियाजे नहीं कहते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, जो भी बात स्टेज की करता है ना, वो अपनी स्टेजेस को बदलेगा नहीं, वो स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, चाहे कोहलबर्ग हो, पियाजे हो, या इनके कोई भी यार दोस्त हो। मिस नम्रता, बहुत बढ़िया, ठीक है बात। अच्छा, माइक बीच बीच में आवाज कर रहा है यार, ये मुझे भी लग रहा है। कल एक्चुअली उनको आना है ये क्वालिटी सुधरवाने के लिए, और उनको थोड़ा सा मैं अभी बोल दूंगी फ़ोन करके, या तो माइक चेंज करेंगे या फिर इसको वो एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद से ही ऐसा हुआ है, नहीं तो दूसरे स्टूडियो में तो ठीक था माइक। अभी ठीक हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आज हम कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहे हैं या क्वेश्चंस ज़्यादा ही बड़े हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, यानी संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है पियाजे के द्वारा प्रपोज किया गया है, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन आता कब है? जल्दी बताओ कमेंट करके, जल्दी बताओ कंजर्वेशन आता कब है? आंसर करो फटाफट से, मजाक की बात कोई नहीं करेगा, पहले जवाब दोगे फिर मजाक करोगे। कंजर्वेशन कब आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष।
7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण आता है। इसका मतलब क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये वो वाला कंजर्वेशन नहीं है। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस, चलो हो सकता है। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जी नहीं, यहां पे हाइपोथेसिस टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कंजर्वेशन से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं एक आध कमेंट पढ़ती हूँ। इतने आप सवाल देखिए, क्लियर तो दिख रहा होगा यार, बहाने तो दिया मत करो। आप वो मोमबत्ती हैं जो खुद जलकर दूसरों को उजाला देती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में उजाला चुभता है। ये बात सही है दिव्या, ये तो सच है जीवन का। और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति दुनिया में अगर कुछ करता है अच्छा तो ऐसा होता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों है। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसीडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। अब तो मुझे पता भी नहीं कौन क्या कहता है, इतना फुर्सती नहीं देखने की। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू, बस इतनी पक्की बात है, अगर आप आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी बैच में या यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा कि चीजें हम अच्छे से डिस्कस करें। आपके दिमाग में वो जानी चाहिए और आपके पेपर में हेल्प होनी चाहिए, दूसरी कोई बात पता ही नहीं है। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसीडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। ये बात सही है, लेकिन इसको कंजर्वेशन थोड़ी कहते हैं, इसको तो ईगो सेंट्रिसिज्म ना होना कहते हैं, है ना। तो इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं। कंजर्वेशन का सिंपल मतलब है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, शेप और साइज के परिवर्तन होने के बाद भी क्वांटिटी सेम रहती है। जो वो ग्लास वाला एग्जाम्पल है कि बड़े ग्लास से यदि आप छोटे में भी डाल रहे हैं और 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। यानी कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। चाहे आप छोटे बर्तन में डालिए, चाहे आप 10 रुपए का एक सिक्का रखिए, चाहे 10-10 के एक सिक्के रखिए, बात वही है। बेशक क्वांटिटी बदल गई, बेशक दिखने में परिवर्तन हो गया हो। ठीक है बात, ये बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, ये बता दो मुझे। आगे बढ़ेंगे। ज्योति सिंह करियर विल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उसके लिए। यूपीटेट और सीटेट के बाद आपसे मिलना है, अनिल कुमार कह रहे हैं। बिल्कुल मिलेंगे अनिल जी, मीटअप रखेंगे 2021 में, भगवान ने चाहा तो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन 4 इंटेलिजेंस को आप बाकी के इनके सही मैच से मिलवा दीजिए और हम आपको 1 नंबर देंगे खुशी खुशी में सीटेट की। बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। 10,366 लोग देख रहे हैं, 8,300 लोगों ने लाइक किया। मतलब एग्जैक्ट अगर मैं कहूं तो 2,000 लोग सब्जी खाने गए हैं, लाइक नहीं करते हैं। खैर ये मैथ्स तो हम लगाते रहेंगे, अभी तो सीडीपी जरूरी है पेपर में। देखो म्यूजिकल इंटेलिजेंस किससे जुड़ा होगा? वायलिनिस्ट से, जो वायलिन बजाएगा म्यूजिक की तो उसको समझ होनी निश्चित है। लिंग्विस्टिक, पोइट से। इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट में होती है, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलेगा। थेरेपी में आप देखते हैं जो साइकोलॉजी के कुछ सेशंस होते हैं। स्पेशल जो है वो स्कल्पचर में होगी। मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको यहां तो है, यहां तक तो सही था, बट ये जो सी का 5 दे दिया ना, सी का 5 नहीं हो सकता क्योंकि इंटरपर्सनल तो थेरेपिस्ट में मिलेगी, इसलिए आंसर इसका सी ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा कि यहां तक ये दोनों ठीक है। तीसरा जैसे मैच हुआ ना आपका, तो आप सिंपल यहां चले जाते, 4th की जरूरत भी नहीं थी आपको चेक करने की। ठीक है बात, इतनी बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, वाइगोस्की के अनुसार कौन सी बात सही है? फटाफट से पढ़िए और फिर मुझे बताइए कौन सी बात वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल सिद्धांत है इनका, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही इन्होंने सिद्धांत दिया है। जल्दी से आंसर करो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम खाना खाएंगे और अपना कल आपके लिए कुछ पीपीटी वगैरह बनाएंगे और आप सोइएगा। आज हमारी सोने की छुट्टी है क्योंकि कई दिन से काम डिस्टर्ब हुआ पड़ा है जब से यहाँ शिफ्ट किया है। मैं कुछ कमेंट देख रही हूँ, किसी की कोई समस्या हो तो। किसी को नहीं पता सचिन सहरावत D+B की वैकेंसीज का। तो देखो लेव वाइगोस्की की बात करें तो वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 चीजें हैं जिनको वाइगोस्की महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? SCL की यदि मैं बात करूं, है ना, वो BPL की जगह SCL याद रख लेना यहाँ।
वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ये बात बिल्कुल सच है। जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो आपके थॉट को प्रभावित कर सकता है। कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल, कल्चर स्मॉल रोल नहीं प्ले कर सकता, जिसकी थियोरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उसमें कल्चर कम कैसे हो सकता है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये तो चॉम्स्की कहते हैं। कौन कहेगा ये बात? नॉम चॉम्स्की कहेंगे, ना कि वाइगोस्की। तो कंफ्यूज हमें होना नहीं है किसी भी स्थिति में, ठीक है बात। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट का बी ऑप्शन, क्योंकि लैंग्वेज टूल है, उन्होंने कहा भाषा एक यंत्र है जिससे हम अपनी समझ का विकास करते हैं, है ना। 16th क्वेश्चन में वही बात थी। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत को बहुत सारी वजहों से आलोचना मिली है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सी थियरी कहां से पढ़ें। एक एक प्लेलिस्ट इसी चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में एक एक थियरी मैंने आपको कराई हुई है। सीटेट में 30 में से 30 ना आए तब कहना, लेकिन ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वो देखो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, लेट्स लर्न पे ही ये सारी थियरीज कराई हुई हैं। बताओ एक बार कौन सी एक बात करेक्ट है। बाकी मैं मैराथन प्लान कर लेती हूँ, कुछ आपको मैराथन सेशन देती हूँ। देखिए एक बार कौन सी एक बात करेक्ट है कोहलबर्ग के क्रिटिसिज्म के बारे में। हर एक स्टेज के लिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बातें कही हुई हैं। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने विशेष उत्तर नहीं दिया। हैज डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट नहीं किया। इंस्पिरेशन लेना और डुप्लीकेट करना दो अलग चीजें हैं। कोहलबर्ग्स थियरी बेस्ड है इनकी थियरी, पियाजे की थियरी पर, बट डुप्लीकेटेड नहीं है, ठीक है, कॉपीड नहीं है। कोहलबर्ग्स थियरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, ये बात कहना गलत है, बच्चों के रिस्पॉन्स पे ही ये बनी है। कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज थियरी प्रीमैरिली ऑन अ मेल सैंपल, मतलब महिलाओं का इसमें योगदान ही नहीं रहा। इनके सैंपल्स में इन्होंने नमूने या जो एग्जांपल्स या जहां से ये थियरी बनाई है उसमें सारे मेल सैंपल थे। महिलाओं की मॉरलिटी के जो वजह हो सकती हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उनको इन्होंने ध्यान में ही नहीं रखा। और इस बात पे इनको क्रिटिसाइज किया है इन्हीं की स्टूडेंट कैरल ग्लीगन ने। किसने? कैरल ग्लीगन ने। जीवित हैं कैरल ग्लीगन, है ना, आप चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो इतने बड़े पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में वहां कतराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, आकलन के लिए सीखना या सीखने के लिए आकलन कहेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग से संबंधित कौन सी एक बात है ये बता दीजिए। कराएंगे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस, कराऊंगी मैथ्स पेडागोजी के। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। The teacher assesses conceptual understanding of the students besides focusing on the processes of thinking, यानी शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ये बात तो सही है। देखो बिसाइड्स का मतलब है साथ साथ, कॉन्सेप्ट्स को भी चेक करेगा और उनकी थिंकिंग की प्रोसेस को भी, ताकि आगे और बेहतर किया जा सके। इसीलिए इसको लर्निंग के लिए आकलन कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज, कंपेयर नहीं कर सकते आप स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स से, ये तो फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो जाएगा, है ना, ऑफ लर्निंग हो जाएगा। द टीचर असेसेस द, ऑफ लर्निंग के लिए एक बार कोई बात सही हो सकती थी, ठीक। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक के बेसिस पे थोड़ी जज किया जाता है। द टीचर असेसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों के साथ कंपैरिजन तो कभी नहीं, एक बार को स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते थे कि 60% क्राइटेरिया था, उतना फुलफिल हो पाया कि नहीं, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, यानी शिक्षा डिक्टेट करे, फिर बाल केंद्रित कैसे हुई। बाल केंद्रित का मतलब है बच्चों के अनुभवों को आप प्राइमेसी दें, बच्चों के अनुभवों को आप क्या दें, प्रमुखता दें, उनको सेंटर में रखें। यानी बाल केंद्रित मतलब बच्चा केंद्र में है, बच्चा क्या है, केंद्र में है, और पूरा सिस्टम जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान्ड है। सारी एक्टिविटीज और पूरा करिकुलम सब कुछ बच्चे को सेंटर में रख करके बनाई गई हैं। ये बात होपफुली आपको क्लियर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ फॉलो करें प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन को या फिर टीचर ही लीड करेगा, नहीं, टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड है तो बच्चे के अनुभव को आपको प्रमुखता देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए इसी बात पे और पढ़ के बताइए मुझे कि जवाब क्या होगा। देखो एक बार,
ये डिटेल्ड डिस्कशन है जो आपको आसानी से मिलेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स पियाजे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोस्की के व्यूज के बारे में, किसके बारे में, लैंग्वेज और थॉट यानी भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की क्या सोचते हैं, इस पे आप बताइए सही बात कौन सी है पियाजे और वाइगोस्की को लेकर के, फटाफट से बताइए। ए ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। बोथ व्यू थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज। अलग हैं इनके विचार थॉट और लैंग्वेज को लेकर के, ये बात आप याद रखिएगा। थॉट और लैंग्वेज पे पियाजे और वाइगोस्की अलग अलग बातें कहते हैं। बोथ व्यू लैंग्वेज एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट, जी नहीं। देखो पियाजे कहते हैं पहले विचार आया और विचार भाषा को प्रभावित भी करता है और उससे पहले भी आता है। मतलब थॉट नॉट ओनली कम्स फर्स्ट बट ऑल्सो क्या था वो, सुनिश्चित करता है, मतलब समथिंग लाइक दैट, एक वर्ड है इसका, प्रोसीड्स और डिटरमाइंस इट, ऐसा है कि थॉट नॉट ओनली कम्स, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज एंड ऑल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब सुनिश्चित भी करता है और पहले भी आता है। ठीक है, तो ये बात एक हो गई हमारी कि थॉट, वाइगोस्की नहीं कहते कि थॉट पहले आएगा, पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आएगा। पियाजे कहते हैं थॉट एमर्जेस फर्स्ट, पहले विचार आएगा, और वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज का विचार पर बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि वाइगोस्की कह रहे हैं लैंग्वेज से थॉट या लैंग्वेज एंड थॉट दोनों इंडिपेंडेंट चल रहे हैं पहले। पियाजे कहते हैं पहले विचार फिर आपकी भाषा। ठीक, ये चीज आपको मैराथन सेशन में और क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर सेज, why can't you be obedient like a good girl? Who will marry you if you behave like a boy? This statement reflects which of the following? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में अभी तक भी। देखिए एक बार, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती है, वो अपने पिता से लड़ते हुए देख रही है उसकी दादी उसको, वो कह रही है कि मुझे ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, स्कूल ट्रिप है, कॉलेज ट्रिप है, वॉट एवर इट इज। ठीक, तो दादी ने कहा कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह बात क्यों कर रही हो कि तुमको बाहर जाना है घूमने, वो भी है ना, कौन तुमसे शादी करेगा ये देख करके। ठीक, तो ये क्या है, ये महामूर्ख स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी कि रूढ़िबद्धता है। ठीक, अब यहाँ पे ये नहीं है कि दादी गलत है, बट जो चीजें चली आ रही हैं, ऑब्वियसली ये धारणा गलत है, इंसान गलत नहीं है बट धारणा गलत है। ठीक है, ये जो सोच है ये गलत है, तो ये रूढ़िबद्ध सोच है लड़के और लड़कियों को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट असेसमेंट यानी आकलन के विषय में सही होगा, बताइए एक बार। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स, खुद बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से दीजिए जवाब ताकि हम बढ़ जाएं आगे। दादी गलत और सही नहीं, दादी से हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, दादी क्या कोई और भी होता हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें उस विचार से प्रॉब्लम है, हमें उस स्टीरियोटाइपिंग से प्रॉब्लम है, दादी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है कर देते हैं। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स, बच्चों की स्ट्रेंथ और गैप देखने में हेल्प करे, बिल्कुल सही बात है। असेसमेंट मीनिंगफुल होना चाहिए, यदि कंपैरिजन करेगा बिल्कुल गलत बात है। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, ये बात भी सही है, अंडरस्टैंडिंग को भी असेस करे, सिर्फ मेमोरी को ही नहीं। अगर डर और भय पैदा करे तो असेसमेंट गलत है। तो ए और सी दो ही बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही है, बाकी के बी और डी ऑप्शन गलत है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग उनको कहाँ पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है आरटीई कि उनको स्पेशल नहीं, घर पे नहीं, नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहिए, रेगुलर स्कूल में बाकी बच्चों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, और बस उनको स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग उनको चीजें मिलनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग आप रिटार्डेड बच्चों को देते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई समस्या है तो सिर्फ क्योंकि ये जो मेंटली रिटार्डेड हैं उनको आप वोकेशनल एजुकेशन देते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए, बाकी सबको आप नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, भाई एक प्रभावी शिक्षक किसको कहेंगे जहां पे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उस क्लास के लिए एक अच्छा शिक्षक किसको मानेंगे आप, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है जो बच्चों को पुश करे और
जो डेप्राइव्ड बैकग्राउंड से हैं और कहे कि तुमको अपने साथियों के साथ मैच करना है, मतलब कंपैरिजन कराए, ये बात तो गलत है। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात सही है। जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिस कल्चर जिस संस्कृति से आ रहे हैं, उन उस पे फोकस करे और उसका यूज करे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माने। ऐसा नहीं हो सकता, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, विभेदी अनुदेशन की। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को एक साथ रखे और पता नहीं क्या क्या सोचे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए ये मैच कर लीजिए पहले, थोड़ा सा बड़ा है, देखिए मैच कीजिए इसको। अबे क्या दिक्कत है भाई, रुको रुको, हाँ ये देखिए एक बार, एक तरफ प्रिंसिपल है, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है, एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ उसका वर्णन है। देखिए कौन सा एक सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल आप जानते हैं कहां से शुरू होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से, सेंटर से आउटवर्ड जाएगा, यानी ए का तो फोर्थ ही होगा। ठीक, देखिए फोर्थ कहां पर है, ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बस पहले ही ऑप्शन से चेक हो गया, एक सेकंड में आंसर आ गया। जरूरी नहीं है आप बाकी के चेक करेंगे, क्योंकि ए का फोर्थ कहीं और दिया ही नहीं हुआ है ना। बाकी सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो होता है तो सेकंड हो जाएगा, ये देखो। ठीक, इंटर इंडिविजुअल होता है दो या दो से अधिक बच्चों में, तो दो या दो से अधिक बच्चों की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट चिल्ड्रन, ठीक है ये भी, यानी सी का फर्स्ट हो गया, ये देखो ये रहा। इंटरा इंडिविजुअल है सिंगल बच्चे में, इंट्रा का मतलब ये स्वयं में, बट आपने जब यही मैच कर लिया था तो आपको आगे मैच करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर 5 क्वेश्चन और बचेंगे, इसीलिए मैं आज सिर्फ 30 ही क्वेश्चन कराए, क्योंकि ये इसमें समझने को बहुत कुछ है, इसमें समझने को बहुत कुछ है। और कल से हम सीडीपी का सेशन 3 बजे रख रहे हैं दोपहर में, ठीक है। देखो, और 9 बजे दूसरा चलेगा, ईवीएस रिवाइज कराना है। देखो, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट कॉग्निशन एंड इमोशन को लेकर के सही है, संज्ञान और संवेग को लेकर के सही है। संज्ञान क्या है, हमारे दिमाग हमारी मानसिक क्षमताओं से जुड़ी हुई चीजें, संवेग यानी इमोशंस। इसी बात पे मैं पानी पीती हूँ, और आप क्या करेंगे, आप भी पी लीजिएगा। आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। आप लोग कह रहे हैं, कई लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं, देख लेते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरट्वाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इमोशंस आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं है, जब तक जेजोंक नाम ना लिखा हो तब तक आप कभी भी स्वतंत्र नहीं कहेंगे संज्ञान को और संवेग को एक दूसरे से, जब तक जेजोंक नाम ना लिखा हो। ऐसा सिर्फ जेजोंक ने कहा है, बाकी पूरी दुनिया यही मानती है कि इंटर रिलेटेड है। ठीक, कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी गलत बात है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, यानी विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना कैसा माना जाएगा, ये बताइए फटाफट से, जल्दी आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, फटाफट से बताओ। ट्वेंटी सिक्स का सी मतलब शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, हद कर दिया यार आपने। इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करके सीखना, और पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होता है साथ ही एक दूसरे को सिखा रहे हो, जैसे आपका 4 लोगों का ग्रुप हो और आप एक दूसरे से पढ़ लेते हो, उसको पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं, यानी साथी समूह शिक्षण, एक दूसरे को सिखा रहे हैं आप। तो इस चीज को तो आप एनकरेज करेंगे, डिस्करेज नहीं। ये वर्ड क्यों नहीं पढ़ा आपने, बस एक्टिवली देख के क्यों घबरा गए, एक्टिवली प्रमोटेड, क्योंकि इससे क्या होगा, पीयर एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। शुड नॉट भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, कभी कभी यूज करो। कोऑपरेटिव लर्निंग को तो वाइगॉस्की भी खूब बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को सहयोग करके सीखना अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आ टीचर कैन एड्रेस, ओहो हो, आ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय, टीचर डाइवर्सिटी यानी विविधता को कैसे एड्रेस कर सकती हैं अपनी क्लासरूम में, या कर सकते हैं, बताइए। ऑफलाइन क्लास तो नहीं चलती है जी अभी, बताइए एक बार। 24 अगेन चेक करो,
कर देंगे, आपने बड़ी चिंता करी। देखो एक बार, अच्छा आपको सी चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। नंबर तो नहीं मिलेगा उससे और वो सही भी नहीं है। एक्सेप्ट करेंगे आप, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के कल्चर को वैल्यू भी करना है और एक्सेप्ट भी करना है, जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना है रिसोर्स के रूप में, ये बात भी सही है। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अकोमोडेट करेंगे, ये बात भी सही है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, सबको एक जैसे डंडे से नहीं हाँक सकते। यहाँ बात होती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की। किसकी बात होती है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की। एक बात आप याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी देती हूं। अगर बात आती है किसकी, ठीक है, देखो यूनिफॉर्म, एक मिनट रुको, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या फिर मानक अनुदेशन, जिसको हम दूसरी भाषा में स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, ठीक। ये दोनों ही चीजें, जब बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, तो ये दोनों चीजें फेल हो जाती हैं। इनका बिल्कुल भी, इनको पॉजिटिव मत मानिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए एक चीज पॉजिटिव है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये विभेदी अनुदेशन क्या है? देखो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की यदि मैं बात करूं, अभी बताऊंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है सबको एक डंडे से हाँक दो। तो डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, ऐसा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, ऐसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। क्योंकि जब हम लोग अलग हैं, हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो सबको एक मेथड से आप नहीं पढ़ा सकते। इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का आपको प्रयोग करना है, विभेदी अनुदेशन का आपको प्रयोग करना है। उसका एकमात्र कारण यही है क्योंकि बच्चे क्या हैं? डाइवर्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं उनकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के मेथड आप इस्तेमाल कीजिए, इनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। यूनिफॉर्म या स्टैंडर्ड लिखा हुआ देख के घबराइएगा मत, ठीक है। 24th क्वेश्चन में फिर से डिस्कस कर देती हूँ, टेंशन मत लो। आ जाओ एक बार, ये 27 को कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ए बी सी सही है, यहाँ पे डी सही नहीं है। डी सही नहीं है, ए बी सी सही है, क्योंकि ये कहता है कि सबको एक जैसी ही इंस्ट्रक्शन दे दो, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान कहाँ रखा जाएगा। कराऊंगी 26 और 24 दोबारा करा दूंगी, पहले ये डिस्कस कर लो। देखो, a teacher asks her class to cover sharp edges of furniture with cotton and use touch and feel notice boards and books. किसी दिन बहुत गंदे तरीके से पानी गिरेगा यहाँ पे। देखो बताओ एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए ऐसा किया जाएगा कि जो शार्प कोने हैं, यानी जो नुकीला फर्नीचर है, उसको ढक दिया जाए और टच और फील करने के लिए कहा जाए, टैक्टाइल मटेरियल कहेंगे इसको। वो बच्चा जो दृष्टिगत रूप से बाधित है, जिसको देखने में दिक्कत है, वो टच और फील करके इस चीज को समझ लेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हियरिंग इम्पेयर्ड होता तो हम क्या करते, कुछ और उसको विजुअल दिखाते कुछ, ठीक, या आगे बिठाते, ठीक। सोशली डिसएडवांटेज को हम कंसिडर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए फटाफट से। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट सेंटर्ड केटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट, मतलब गिफ्टेड बच्चा जिसका IQ बहुत ज्यादा है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकता है, उसके लिए कौन सा मेथड, कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त माना जाएगा, ये बता दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन वापस बताएं, ठीक है। मैं 3-4 क्वेश्चन वापस बता दूंगी, टेंशन मत लो आप लोग। शिवम तिवारी, देखो 10,000 11,000 लोगों में भी अगर मैं आपके डाउट्स ले पा रही हूँ ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी अंदरूनी इच्छा है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोगों के डाउट्स मुझ तक आए, इसीलिए बैचेस में भी इन्वॉल्वमेंट इतना रहता है। कोशिश रहती है कि जितने डाउट्स क्लियर हो पाए वो जरूरी है। देखिए, लेकिन जैसे हमारी संख्या बढ़ती है वैसे दिक्कत होती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट केटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा प्रोग्राम सबसे बेहतर होगा, कुल मिला के बात ये है। गिफ्ट्स और मोटिवेशन ये तो फालतू बात हो गई। मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, देख रहे हो ये वर्ड लास्ट में ऐसे डाल दिया कि आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सोचेंगे मास्टरी ऑफ नॉलेज तो बड़ी अच्छी चीज है, जबकि ये बात गलत है। सिर्फ याद कर करके थोड़ा ही मास्टरी होती है, समझ के मास्टरी होती है। स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग,
यानी कि उनके चिंतन को प्रेरित करे, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी अवसर उन्हें देंगे और विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देंगे, जिससे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो। हॉट्स होता है ना, हॉट्स क्वेश्चंस होते होंगे आपकी बुक्स में, आपने देखे होंगे। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चे में विकसित हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कंट्रोल करेंगे उनके अग्रेसिव बिहेवियर को। किसने कहा कि सब अग्रेसिव ही होंगे? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फिर मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स लूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल्स आर करेक्ट? बच्चों के फेल होने के, उनके विफल होने के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? 4 स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा पेपर है ये, बिल्कुल आपको बहुत ही गजब का पेपर है। अगर आप देखेंगे तो इस पेपर को अगर आपने समझ लिया होगा ना आज अच्छे से, दोबारा देखना ये सारी वीडियो, एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। मैं ये शेयर कर दूंगी। ये 2016 का पेपर 2 है और बिल्कुल मस्त पेपर है। यही आपका सिलेबस आज भी सेम है। पेपर 1 पेपर 2 तो भूल ही जाओ, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे डू नॉट हैव एबिलिटी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ये कहें क्योंकि कोई एक बच्चा किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी, किसी जाति, समूह, संप्रदाय से आता है तो वो फेल ही होगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा आज तक। ठीक, स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल्स बिकॉज एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग। रिवॉर्ड से ही लर्निंग थोड़ी होती है। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन अ मैनर इन विच इट इज मीनिंगफुल टू देम। बच्चे के जीवन से नहीं जोड़ पा रहे हो आप, सार्थक अधिगम नहीं दे पा रहे हो, इसलिए दिक्कत है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट केटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। स्कूल्स इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा पाता। देखो, बच्चे फेल नहीं होते हैं, सिस्टम फेल होता है, हमारे टीचिंग मेथड्स फेल होते हैं, बच्चा फेल नहीं होता। ये आप जिस उम्र में हैं, घर वालों को मत कह दीजिएगा सीटेट ना हो तो, नहीं तो बहुत चप्पल पड़ेंगी। देखो, सी और डी मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक, सी और डी इसका सही ऑप्शन। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए पहले तो ये बताओ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी और ये पीडीएफ भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है बात, आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए ये बताओ। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए आज ये बताओ। ये पेपर दोबारा रिवाइज करोगे मेरे कहने से, उससे होगा क्या, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर है, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर है। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें टाइम लगता है। 27, 26, 22 इतने कम, 28, 25 से कम तो आने ही नहीं चाहिए। 24, 27 प्लेलिस्ट में देख लो, मैंने एक एक चीजें कराई हुई हैं आपको। 29, 16 बाद में ज्वाइन किया होगा, 25, 28, 29, 30। ठीक है, ग्रेट। और लाइक शेयर करके जाना है भाई। सच में मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी मैं कुछ 5 मैराथन सेशन भी लूंगी यहीं यूट्यूब पे, और भी कई चीजें हैं। मेरी बेस्ट कोशिश रहती है अंदर से बिल्कुल कि आप लोग क्लियर करें ये एग्जाम, ताकि आपके लिए आगे के लिए भी रास्ते खुले और आपको कॉन्फिडेंस भी आए कि भाई हम कर सकते हैं चीजें। अब किसी को 24 में डाउट था और किसी को 26 में और किसी को 10 में भी था। देखो, हाँ, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स, एक समावेशी शिक्षा है जहां विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं। यहाँ कोऑपरेटिव लर्निंग को, कोऑपरेटिव लर्निंग समझ रहे हो, मतलब सहयोग करके सीखना, एक दूसरे का सहयोग करें बच्चे। इस बात को बढ़ावा देंगे कि नहीं देंगे ये बताओ। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग होती है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ सिखाए या दूसरा बच्चा एक बच्चे से कुछ सीखे। भाई हो सकता है आपको प्याजे बहुत अच्छे से आता हो, आपने अपने दोस्त को कहा यार तू मुझे प्याजे पढ़ा दे, मैं तुझे वाइगॉस्की पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी। दैट मीन्स पीयर ट्यूटरिंग हो रही है। पीयर्स का मतलब होता है साथी समूह, एक एज के लोग। ठीक, तो पीयर ट्यूटरिंग हो रही है। इस चीज को आप बढ़ावा देंगे कि बच्चे एक दूसरे से सीखें। दूसरा, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम, एक दूसरे को सहयोग करके सीखें। तो आप एक्टिवली इस चीज को प्रमोट करेंगे, इससे क्या होगा, पीयर एक्सेप्टेंस आएगी। ठीक है, कभी कभी या निरुत्साहित या नहीं करेंगे, ये सब नहीं होगा। इसको आप एक्टिवली प्रमोट करते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीख पाए। अब मैं चलती हूँ 24 पे, 12 भी करा देंगे कोई दिक्कत नहीं। 24th क्वेश्चन ये है ना, 24th देखो एक बार बता देती हूँ, मुझे पता है आपको यहाँ दिक्कत कहाँ आई होगी। ये तो आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है वो सेंटर से पेरिफेरी जाता है। अगर आपने मेरी पुराने वीडियोस यहीं देखे हैं तो ये थियरी के। सेफेलोकॉर्डल होता है सर से पैर, ठीक, सिरोध पदोन्मुखी। अब आपको दिक्कत आई होगी अंतरव्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक में। अंतरा का मतलब होता है स्वयं में, एक ही इंडिविजुअल में चेंजेस जितने भी हैं उसको अंतरा या इंट्रा कहते हैं, इंट्रा। ठीक, दूसरा एक वर्ड है अंतरव्यक्तिक। अंतर का मतलब है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यानी इंटर। इंटर का मतलब ये 2 या 2 से अधिक। ठीक, 2 या 2 से अधिक लोग इंटर कहलाएंगे और इंट्रा स्वयं अकेले में।
ठीक, यानी इंटर इंडिविजुअल का मतलब है इंटर स्टेट बसेस नहीं चलती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चलती हैं। इंटर का मतलब है दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं, और इंट्रा का मतलब है स्वयं को जानना। ठीक, इंट्रा इंडिविजुअल होता है एक बच्चे में, सिंगल चाइल्ड में जो रेट है डेवलपमेंट का वो वेरी कर सकता है अलग अलग पक्ष में। किसी का शारीरिक विकास बहुत तेजी से हुआ होगा, मानसिक कम हुआ होगा। यह एक बच्चे में विकास की गति अलग हो सकती है। इंटर इंडिविजुअल है डिफरेंट बच्चे डिफरेंट रेट्स पर डेवलप करते हैं। ठीक हो गई बात? बिल्कुल हेल्प करेगा ये आपको, रीट में भी सब जगह हेल्प करेगा। आगे 10th क्वेश्चन और करा देती हूं मैं एक बार, किसी को 12 में भी डाउट था वो भी करा देती हूँ। यही है ना 12? हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी के बारे में कौन सी एक बात सही है? तो हम ये कह सकते हैं, देखो पियाजे ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि स्टेजेस के थ्रू जाना है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। स्टेजेस में होने वाले विकास को हम डिसकॉन्टिन्यूअस या स्टेजेस में होना कहेंगे, हम कॉन्टिन्यूअस नहीं कहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस, के स्टेजेस की बजाय कॉन्टिन्यूअस है लगातार, जैसे वाइगोस्की कहते हैं कोई स्टेज नहीं है। उन्होंने स्टेज दी है, स्टेज की बजाय चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, मतलब चरणों में आगे नहीं बढ़ता, इसका मतलब ये हुआ। तो ये तो गलत है। पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट, 4 की हैं। इनवेरिएंट है, मतलब किसी भी स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा सेंसरी मोटर से फॉर्मल ऑपरेशनल में चला जाए, 2 वर्ष से 11 पे थोड़ी जाएगा, 2 से 6 सेंसरी के बाद प्री ऑपरेशनल में जाएगा। फिक्स हैं बिल्कुल स्टेजेस, SPCF ये सीक्वेंस फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि ये वेरी हो जाएगा, भारत में पियाजे की स्टेजेस अलग हैं और अमेरिका में अलग हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इसका सी ही सही है। 10th क्वेश्चन और मैं करा देती हूं। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। इंटरेक्शन किसका? हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, जो आपको अपने जीन्स अपने पूर्वजों से मिले हैं, और एनवायरमेंट यानी वातावरण जिसमें आपकी एजुकेशन है, आपका खाना पीना है। ठीक है बात? इन्हीं का आप आउटकम है। डेवलपमेंट विकास किसके बराबर है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट की मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल हो। आप, मैं और आप कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे आनुवांशिकता और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के। या तो आपने कोई चीज हेरिडिटी से ली है, या तो आपको एनवायरमेंट से मिली है, या फिर दोनों के इंटरेक्शन से मिली है। तीसरी कोई चीज बता दो, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपकी हाइट हो, चाहे वो आपकी शक्ल हो, कुछ भी, कि कहीं से आपने कुछ गेन किया हो। कुछ भी नहीं है व्यक्ति हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के सिवाय। ठीक हो गई बात? हिंदी को और इंक्लूड कर देंगे यार, अब बच्चे की जान लोगे क्या? चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये बात जो है समझ आई होगी, मजा आया होगा सेशन में। मैंने काफी डीप लेकर के चला है इसको, वो फिर आप लोग लास्ट में कहने लग गए कि स्पीड बढ़ा दें। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट में बता ही देंगे। हम कल मिलेंगे कितने बजे? 3 बजे यहीं पे लेट्स लर्न पे। 3 नहीं तो 3:30, वैसे 3 ही मिलेंगे कल हम। फिर है आपका 5 बजे ये स्पेशल क्लास है, यहाँ नहीं होगी, अनअकैडमी पे होगी, वो देख लेना। और एक और सेशन जो आप देख सकते हो ये 9:30 वाला, तो यहाँ होना ही है। 2 सेशन तो यूट्यूब पे होंगे ही होंगे। ठीक, ये और ये भी आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी सेशंस फिर वो बैच वाले हैं, तो इन तीनों को तो आप एटलीस्ट अटेंड कीजिए पेपर तक, क्योंकि ये जो 5 वाला सेशन है इसमें पोल का ऑप्शन होता है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आप 30 सेकंड में आंसर कर पाए या नहीं कर पाए। बाकी तो सब चल ही रहा है, यहाँ पे चलता ही रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब मैं प्लान बनाती हूँ, फिर बताऊंगी आपको, है ना। ध्यान रखो अपना, पर्सनैलिटी कभी नहीं पूछा सीटेट में, ना आपके सिलेबस में है। फालतू चैप्टर मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं होगा उसका। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है।